हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो तीन स्थितियां होती हैं जिनमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करते हैं। तो उसमें पहली स्थिति को हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। दूसरी निरक्षीय स्थिति। इसको अंग्रेजी में एक्सियल पोजीशन और इसको अंग्रेजी में इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। और तीसरा किसी स्थिति में। तो सर्वप्रथम हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो अक्षीय स्थिति, इसको दूसरा नाम भी देते हैं tan A स्थिति। या अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं इसको, अनुदैर्ध्य स्थिति। इनको अंग्रेजी में एक्सियल पोजीशन, tan A पोजीशन कह सकते हैं। आइए एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मान लीजिए कि एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। इसको हम A कहते हैं, इसको बिंदु B कह लेते हैं। इनके मध्य बिंदु को हम O कहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे O से A की जो दूरी होगी उसको L लिखेंगे, क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 2L लिखते हैं। इस लंबाई को भी हम लोग L लिखेंगे। अच्छी स्थिति समझते हैं क्या है। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि द्विध्रुव के ऋण और धन आवेश को मिलाने वाली रेखा पर स्थित अगर कोई बिंदु लेते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छी स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर दाहिनी तरफ एक बिंदु हम लोग P लेते हैं। मान लेते हैं कि यह निकाय जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो माध्यम का परावैद्युतांक मान लेते हैं K है। माध्यम का परावैद्युतांक बराबर K। द्विध्रुव की लंबाई AB = 2L है। और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हम लोग एक बिंदु P लिए हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। उसके बाद हम धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर हम P पर नेट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 K Q/r² होता है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु O से बिंदु P की दूरी r है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी r है।
तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए मैंने इसे E1 से रिप्रेजेंट किया, तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे AP स्क्वायर कर दिया। अब दिशा क्या होगी, अब जानते हैं ऋण Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सदैव अनंत से ऋण Q आवेश की तरफ होता है। तो बिंदु P से A को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश P से A की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर E1 माइनस Q आवेश के कारण करते हैं तो इसको हम इस तरफ बना देते हैं। इसको हमने बना दिया E1 वेक्टर। ये दिशा किधर से किधर हो गई, P से A की तरफ। और इसी प्रकार अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इसको मान लीजिए कि हमने E2 लिखा, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई B से P के बीच की दूरी BP स्क्वायर। और धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव धनावेश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अनंत की तरफ होती है। तो हम इसको दूर की तरफ बना देते हैं। एक चीज़ यहाँ देखना है कि हमने जो E1 वेक्टर बनाया है वो छोटा बनाया है और E2 वेक्टर बड़ा बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे वैसे घटती जाती है। तो इसके कारण इस बिंदु पर परिमाण ज़्यादा होगा, इसलिए हमने इस वेक्टर को बड़ा बनाया है। इसके कारण ये बिंदु ज़्यादा दूर पर है, इस वजह से इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण छोटा होगा, इसलिए मैंने इसको छोटा वेक्टर बनाया है। तो अब AP और BP क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिए, तो ज्यामिति लगाते हैं। AP हो जाएगा AO प्लस OP। AO कितना L और OP कितना है R है, तो ये क्या हो जाएगा L प्लस R। तो ज्यामिति लगाते हैं। AP बराबर हो जाएगा AO प्लस OP, तो L प्लस R। इसी तरह से अगर हम BP को लिखते हैं तो BP बराबर OP माइनस OB कर सकते हैं। OP माइनस OB, तो ये हो जाएगा R माइनस L। अब देखिए, चूंकि बिंदु P पर E2 वेक्टर और E1 वेक्टर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर E2 माइनस E1 करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ज़्यादा वाले वेक्टर की तरफ होगी, अर्थात जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इसको हम क्या लिख देते हैं, E वेक्टर। E वेक्टर क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र है। तो आइए निकालते हैं इसका परिमाण कितना होगा। तो E बराबर, देखिए E1 और E2 दोनों में Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, तो हम Q बाई 4 पाई
एप्सिलॉन 0 के बाहर कर लेते हैं। E2 में 1/BP² बचेगा, तो 1/BP। BP देखिए यहां से क्या है, R माइनस L है, तो इसको R माइनस L कर देते हैं, होल स्क्वायर माइनस E1 में आएंगे तो 1/AP² बचेगा। AP देखिए यहां से L प्लस R है, तो 1/R प्लस L² हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका LCM ले लेते हैं, R माइनस L होल स्क्वायर और R प्लस L होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको R प्लस L होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर R माइनस L होल स्क्वायर आ जाएगा, और बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB होता है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। तो आपको मिल जाएगा A इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर 4RL और यहाँ पर A माइनस B A प्लस B है, तो A² माइनस B² मतलब R² माइनस L² होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q इंटू 2L इंटू R। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 यहाँ है, Q भी है, L भी है और R भी है, और नीचे R² माइनस L² होल स्क्वायर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो इसे रिप्लेस कर देते हैं, आपको मिल जाएगा, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपान R² माइनस L² होल स्क्वायर। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक है और एक व्यापक सूत्र है। तो इस व्यापक सूत्र पे अगर हम कुछ कंडीशन लगा दें, जैसे छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, अब एक नई बात आती है, छोटा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? छोटा वैद्युत द्विध्रुव उसको कहेंगे जिसकी लंबाई, जहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, मतलब 2L इज वेरी मच लेस देन R। R हमने किसको लिया था? इसको, ये देखिए, इसको हमने R लिया है, और ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम लोगों ने 2L लिया है। तो अगर 2L का मान R की तुलना में बहुत कम है तो हम इसको छोटा वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो R² है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और L² बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में अगर हम L² लेते हैं तो R² की तुलना में और छोटा हो जाता है। इसको हम एक इक्वेशन A डाल देते हैं,
अब इस इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मॉडिफिकेशन करेंगे तो चूँकि यल बहुत छोटा है इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नेग्लेक्ट करने के पश्चात जो हम लोगों को मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बटे, यहाँ पर देखिए इसको नेग्लेक्ट किया तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और वो R टू द पावर 4 हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपान R क्यूब। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, तो आप ये लिखेंगे। अगर व्यापक सूत्र आता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखने के लिए, तो आप ये सूत्र लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया E2 ज़्यादा है और E1 कम है परिमाण में, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E2 की तरफ हो जाएगी। तो आप एक जनरल स्टेटमेंट क्या कहेंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अक्ष पर P वेक्टर या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर है। मतलब यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो आप बताएंगे कि ये P वेक्टर के समांतर है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि ये -q से +q की तरफ है, अक्ष पर -q से +q की तरफ है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि -q है और ये +q है, यहाँ तो पूछा गया, आपने बता दिया कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चलिए इस तरफ है, ऐसा सभी किताबों में दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, अच्छा बताइए ठीक है इस तरफ क्या होगा। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बिंदु P को हमने इस तरफ कर दिया तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक तो तर्क दे सकते हैं, वो बदलेगी नहीं अक्ष पर, तो बदलेगी नहीं तो इस तरफ हो जाएगी। इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे ही होगी। दूसरा ऐसे भी तर्क दे सकते हैं -q के ये नज़दीक है, तो ऋण q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा अनंत से ऋण q आवेश की तरफ होता है, तो इस तरफ होगा। और धन q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर धन q मतलब प्लस आवेश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश अनंत की तरफ होती है, तो इस तरफ होगी। चूंकि ये दूरी ज़्यादा है तो ये वाला परिमाण कम होगा, ये वाला परिमाण ज़्यादा होगा, इसलिए नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। तो इधर भी पूछा जा सकता है कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो आप बताएंगे कि -q से +q आवेश की तरफ। अगर यहाँ पर पूछा जाए P' पर क्या होगा, तो सेम चीज़, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश से +q आवेश की तरफ होगी। तो इस सूत्र से आप देख रहे होंगे कि अगर छोटे वैद्युत द्विध्रुव की मैं बात करूँ तो E प्रोपोर्शनल 1/r³ है, E प्रोपोर्शनल 1/r³ है। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेज़ी से घटेगी, क्योंकि ये हर में r की 3 घात लगी हुई है। अगर हर में घातें बढ़ती हैं तो जो मान है लेफ्ट हैंड साइड का वो बहुत तेज़ी से घटता है। तो अगर इसको हम ड्रा करेंगे तो इधर r बना दें, इधर E बना दें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेज़ी से गिरेगी। और आप इस तरह से बनाएंगे, जब r = ∞ होगा तभी E की वैल्यू 0 होगी।